जी, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ये कुछ बच्चों की क्वेरी में था कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और नया इंट्रोड्यूस चैप्टर है तो कैसे होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। तो बेसिकली डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपने पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा हुआ है तभी आप ये टॉपिक कर पाएंगे, नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, पहले हम बात करते हैं डिबेंचर्स के मतलब की। बेसिकली डिबेंचर्स होते हैं डेब्ट ऑफ अ कंपनी। डेब्ट बोले तो उधार, ठीक, कि कंपनी ने डेट लिया हुआ है बाहर के लोगों से, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स के रीपेमेंट करना, ऑब्वियसली उधार है तो रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो रीपेमेंट आप दो तरीकों से कर सकते हो, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, एक कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में दो तरीकों से आप रीपेमेंट कर सकते हो। एक पेमेंट है कैश से और दूसरी रीपेमेंट है कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। यहां पर कैश से रीपेमेंट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, एक लमसम का ऑप्शन है, एक इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, ओपन मार्केट का ऑप्शन है। ठीक, अगर आप कैश से रीपेमेंट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि लमसम, यानी कि पूरा का पूरा रिडम्पशन इन वन शॉट। और ये पढ़ते समय, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ते समय एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, जब इशू करते हैं डिबेंचर्स तो हम कौन से डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करना जरूरी है। अगर आपने इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं तो आपके लिए टॉपिक नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन मैंने जैसा बोला लमसम, ये वन शॉट में पूरा का पूरा रीपेमेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में आप कुछ इंटरवल्स में कुछ स्पेसिफाइड डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ओपन मार्केट, आप ओन डिबेंचर्स खरीद के ही अपने डिबेंचर्स को, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी कि अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं तो आप उनको बाद में जब रीपेमेंट करते हैं तो उस समय पे आप इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करके दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि डिबेंचर्स, जितने रुपए के आपके डिबेंचर्स हैं, आप डिबेंचर होल्डर्स को उनके बदले में उतने रुपए की इक्विटी शेयर्स पेमेंट कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स है, जिसमें सबसे पहला रूल आता है कि आपको क्रिएशन करना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का। कंपनीज एक्ट हमें कहता है कि भाई रीपेमेंट करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए उसके लिए आपको एक गुल्लक बनानी पड़ेगी, उस गुल्लक का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता कहां से है, मतलब भाई पैसा तो चाहिएगा ही रीपेमेंट करने के लिए, तो वो पैसा आएगा आपके सरप्लस में से, यानी कि आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में जो प्रॉफिट आपने कमाया है उस प्रॉफिट में से आपको कुछ पैसा उठा के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल देना है। ठीक, अब इसका रूल है भाई कितना पैसा, तो यहां पर लिखा है मिनिमम 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक, यानी कि आपको जो भी आपके डिबेंचर्स आपको रिडीम करने हैं उसका 10% फेस वैल्यू का आपको उठा के उस गुल्लक में ट्रांसफर कर देना है, जिसका नाम है डीआर। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, तो 50,000 का 10% उठा के मुझे डीआरआर में ट्रांसफर कर देना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ये डीआरआर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पसेस एक्सेप्ट रिडम्पशन के, यानी कि आप इस गुल्लक को सिर्फ एक ही यूज कर सकते हो और इस गुल्लक से आप रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स ही कर सकते हो, इसका और कोई यूज नहीं करेगा। अब मेन बात आती है कि सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जर्नल एंट्री जैसे हम नॉर्मली 11th क्लास में बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से पैसा निकाला है वो डेबिट कर देंगे और जहां पैसा जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ठीक, तो अब इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मेरे पास यहां पर कुछ एग्जांपल है, मैं उसमें समझाता हूं आपको कि कैसे हमने ट्रांसफर करा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस का कंपनी का, तो सरप्लस है, ठीक है, ये मेरे पास प्रॉफिट है। अब मुझे इसमें से 10% प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है डीआरआर में, यानी कि 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट में से डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये मैंने कहीं पर भेजे नहीं है, ये मैंने अपने ही प्रॉफिट्स में से लॉक कर दिए हैं। ये पैसा डीआरआर में डाल देंगे, 10% रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि इस 1 लाख को अब आप डिविडेंड के तौर पे बांटने के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये सरप्लस था। पहले हमने कहा कि ये जो सरप्लस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में से आता है, लेकिन अगर हम ये पैसा 10% डीआरआर में पहुंचा देंगे तो नाउ 10% यानी कि 1 लाख अब ये डिविडेंड के तौर पे बटेगा नहीं, ये सेव हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से रखिएगा कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड स्लाइड आ रही है कि दूसरा कौन सा रूल है।
पहला था डीआरआर, अब दूसरा डीआरआरआई, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। भाई ये क्यों बनता है सर, जब हमने एक रिजर्व बना लिया तो दूसरा रिजर्व क्यों बन रहा है? अब दूसरा रिजर्व बनाने के पीछे कारण क्या है भाई? देखिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इतना डीआरआर नहीं है, रिडम्पशन करते समय हमें ज्यादा पैसा देना है, या हमें रिडीम करने के लिए, हमें रीपेमेंट करने के लिए पैसा देना है, तो हो सकता है वो पैसा कम पड़ सकता है। तो उसी के बाद कंपनी से एक और बात बोलता है कि भाई आप एक और गुल्लक बना सकते हैं जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ठीक भाई, इसका बेसिक रूल क्या है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट, जो पैसा है वो उठा के इन्वेस्टमेंट में डाला और उस इन्वेस्टमेंट को बेच के रिडम्पशन कर दिया, तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक, जैसा हम 11th क्लास में करते थे कि इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला, या मैंने कोई मशीन खरीदी है, कोई ऐसी कोई भी चीज खरीदी जिसमें मैंने पैसा डाला, तो समथिंग लाइक दैट। तो हमें क्या करना है? डीआरआई बनाना है। डीआरआई के लिए कुछ रूल्स है। मिनिमम 15% फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड शुड बी इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट है भाई, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डीआरआरआई के लिए 15% ऑफ द फेस वैल्यू, जो वही सेम आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो हमने अभी एग्जांपल लिया था 5 लाख, ठीक, कि 50,000 या 5 लाख के जो डिबेंचर्स थे हमें रिडीम करने हैं, तो उस रिडम्पशन का, ठीक है, 15% ऑफ द फेस वैल्यू हमें कहां डालना है? इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टेड इन द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब देखो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का मतलब ना हमें बताया नहीं गया, ठीक, हमें सीए फाउंडेशन में कवर नहीं कर रहा है, तो सरकार के कोई भी बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज जो भी कंपनीज एक्ट ने हमें बताए हैं उसमें हमें डाल देना है वो पैसा। अब उस पैसे को डालने के बाद वो पैसा डलेगा तो इंटरेस्ट भी आएगा भाई, ठीक, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा और रीपेमेंट करते समय हम उसे यूज भी कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली ये क्या रूल है? रूल मिनिमम 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड शुड बी इन्वेस्टेड इन द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। और इसकी जनरल एंट्रीज क्या है? वही सेम जनरल एंट्रीज, डीआरआरआई टू बैंक अकाउंट। भाई देखिए, जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, सरप्लस का पैसा है, ठीक है, उस बैंक अकाउंट से आप डीआरआरआई में पैसा पहुंचा दीजिए। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई, और उस डीआरआरआई को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में आप डाल दीजिए। तो ये 3 जनरल एंट्रीज है, हमें ध्यान रखनी है बात, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, डेट इशू, ठीक। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने एक डीआरआर बनाया, एक डीआरआरआई बनाया, 2 रिजर्व्स बनाए, और ये दोनों के दोनों रिजर्व्स रिडम्पशन करने के काम आते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, रिडम्पशन करने से पहले ये रिजर्व्स बनाना मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है डेट इशू। तो डेट इशू के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे या ये चैप्टर आप आगे जाके पढ़ोगे तो डेट्स का बहुत इशू है, लेकिन बट सीए फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने आपको कुछ एडवाइस किया है। चलो पढ़ते हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट हमसे कहता है कि इट इज एडवाइजेबल टू मेक द एप्रोप्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट immediately after the debentures are allotted, assuming that the company has sufficient amount of profits issued if allotment date is not given in the question. Also in some cases the date of allotment could be missing. In such cases the appropriation and investment should be done on the first day of that year for which ledger accounts are to be drafted. कहने का मतलब इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूं कि जिस दिन आप डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो उस साल से ही आपको डीआरआर और डीआरआई के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देना है। बट अगर आप जाएंगे हायर स्टडीज में या सीयूईटी में चले जाएं तो आपको इसके लिए अलग-अलग डेट स्पेसिफाइड है, तो वो सब नहीं करना। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आपको सिंपल जिस दिन से आपके डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं उसी दिन से आपको ये डीआरआई बना देना है। तो डेट इशू सॉल्व है। आपको सीए फाउंडेशन के लिए कोई खास दिमाग में नहीं रखना कि डेट्स का कोई ध्यान रखना है, तो बड़ा सिंपल रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडम्पशन का टाइम। अब देखिए हमने डीआरआर बना लिया, डीआरआई बना लिया, हमने डेट इशू को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि रिडम्पशन के टाइम पे करना क्या है। तो रिडम्पशन के टाइम पे हमारे लिए सबसे पहले कुछ जनरल एंट्रीज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सेल ऑफ डीआरआई। भाई इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। तो रिडम्पशन करने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट बेचना है। बेचने के लिए हमारे पास एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बिकती है तो आपको पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट लॉस में जाती है तो पीएनएल अकाउंट को लॉस में डेबिट करना है। तो एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, और उसके बाद अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट, और अगर लॉस है तो वो डेबिट हो गया। तो पहली एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट को सेल करना। सेकंड पॉइंट हमारे पास है अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। भाई ये देखना कितने रिडम्पशन करना है, कितने डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है। और इसमें 2 पॉइंट है, जो डिबेंचर्स हमें रिडीम करने हैं वो एट पार करना है या एट प्रीमियम करना है। अगर हमें डिबेंचर्स को एट पार पे करना है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अगर हम यही एंट्री प्रीमियम के लिए कर रहे हैं, यानी कि रिडम्पशन पे प्रीमियम है। भाई देखिए रिडम्पशन पे प्रीमियम है क्यों?
मान लेते हैं हमने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया था। अब भाई कोई कहेगा कि 5 साल के बाद रिडीम करना है, 5 साल के बाद रीपेमेंट करनी है, तो भाई 100 रुपए का डिबेंचर ही वापस 100 रुपए का, तो कुछ अजीब सी बात है। तो हम कहते हैं कि भाई हम 20 रुपए पे प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि एक 100 रुपए का डिबेंचर जो 120 रुपए में रीपेमेंट होगा, तो उसको हम बोल देते हैं प्रीमियम। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पर प्रीमियम डेबिट क्यों है सर, प्रीमियम तो हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखिए जब हम प्रीमियम इशू के साथ करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, तब पैसा हमारे पास प्रीमियम का आता है। अब हमें रीपेमेंट करना है तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो इसीलिए प्रीमियम को हमने डेबिट कर दिया। तो एंट्री याद रहेगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और अगर पार्ट में हो तो प्रीमियम हटा दो तो एंट्री सिंपल बन जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आएगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने प्रीमियम दिया है, ठीक है, या जो प्रीमियम हमारे पास है उसको कहां ट्रांसफर करना है। भाई एक्सपेंस हो गया, वो प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस हम कहां डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक, अब लास्ट एंट्री हमारे पास आती है ट्रांसफर ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व। भाई ये एंट्री बहुत दुखी करती है, कहते हैं कि भाई सर ये एंट्री की क्यों है, इस एंट्री का मतलब क्या बनता है, रिडम्पशन क्या तो हो गया, रिडम्पशन तो हमने कर लिया, उसके बाद हमें क्यों करनी है। तो भैया देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। उन बेसिक्स के लिए ठीक है आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये एंट्री अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए भाई जो पैसा हमने डीआरआर में ब्लॉक किया था, ठीक है, एक्चुअली हमने वो पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं किया था, वो हमने ब्लॉक किया था। अब जब हमारा रिडम्पशन हो गया तो हमें वो पैसा वापस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस करने के लिए जनरल रिजर्व में। तो हमने जो डीआरआर में ब्लॉक किया था पैसा, वो जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारा रिडम्पशन हो गया। अब वो पैसा हमने अनलॉक कर दिया, तो बस अनलॉक करने के लिए ये एंट्री बनती है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बाद एक एंट्री रह गई है भाई हमारी, ठीक है, वो एंट्री कैसे रह गई है मैं बता देता हूं आपको कि जैसे हमने जब डिबेंचर्स ड्यू करे थे, जितनी पेमेंट हमें करनी है वो हमने प्रीमियम पे या पार पे ड्यू करा, तो उसके बाद हमें पेमेंट की एंट्री भी करनी है। तो पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, भाई डिबेंचर होल्डर ये क्रेडिट हुए हैं, इसको डेबिट कर दो और बैंक अकाउंट को, ठीक है, ये क्रेडिट हुआ है, इसको डेबिट कर दो और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया हमारी पेमेंट। तो अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। तो भाई ध्यान रखिएगा, सबसे पहली एंट्री है हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद हमने अमाउंट को ड्यू करा, अमाउंट ड्यू करने के बाद हमने रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट करने के बाद हमने जो प्रीमियम चार्ज किया था इफ अगर है तो उसके लिए एंट्री हमने प्रीमियम को प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर दिया और लास्ट में जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया, यानी कि पैसा नहीं करा, डीआरआर को कैंसिल कर दिया, तो अनलॉक कर दिया। ये बात हम बता चुके हैं। अब मोटा मोटा ना बस इसमें इस चैप्टर में यही है कि डिबेंचर रिडम्पशन के टाइम पे क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट है कि भाई डीआरआर और डीआरआई किन किन को बनाना है। तो यहां पर एक और पॉइंट रह गया हमारा कि which company to create DRR and DRI। भाई देखो इसमें हमें अपना दिमाग लगाना, इसके लिए कंपनीज एक्ट में हमें सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं यहां पर हमें क्या क्या बताया। तो नंबर 1, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड बाय आरबीआई, ठीक है, जो कंपनीज, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड बाय आरबीआई हैं, उन कंपनीज को डीआरआर और डीआरआई नहीं बनाना। भाई वो तो खुद ही बैंक है, उनको ऐसे रिजर्व्स की क्या जरूरत, उनको गुल्लक की क्या जरूरत, उनको तो पैसा ही है, बहुत सारा पैसा है। तो ऐसे में उन कंपनीज को जो बैंकिंग कंपनीज हैं उन्हें ये अकाउंट, ये रिजर्व हमें नहीं बनाने। नंबर 2 आती है बैंकिंग कंपनी, सेम बात, वही सेम बात, ये सेम ही रहेगा, बैंकिंग कंपनीज को भी नहीं बनाना। तीसरा आता है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेम, इन सभी कंपनीज को डीआरआर डीआरआई क्रिएट नहीं करना। उसके बाद आता है 4 लिस्टेड कंपनीज। भाई लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसमें आ गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या अदर लिस्टेड कंपनीज। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी कंपनीज में जैसे अगर एनबीएफसी तो उसमें आपको डीआरआर क्रिएट नहीं करना लेकिन डीआरआई क्रिएट करना है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस है उसमें डीआरआर नहीं बनाना लेकिन डीआरआई क्रिएट करना है। ऐसी अदर लिस्टेड कंपनीज है, डीआरआर नहीं बनाना लेकिन डीआरआई बनाना है। तो बहुत सिंपल है
कॉन्सेप्ट, ठीक, यहाँ पर टेबल हमें बता देगा ये बात, ठीक है। और लास्ट में आता है अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है भाई। अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज नहीं है या नहीं है रजिस्टर्ड, ठीक है, ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। तो अनलिस्टेड कंपनीज में एनबीएफसी है, ठीक है, इनके लिए कोई रूल नहीं है, नहीं बनाना, ठीक है। हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है, उनको नहीं बनाना। लास्ट में अदर अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है। बेसिकली मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, ये जितने भी हमारी जो नॉन लिस्टेड कंपनीज होती है या अनलिस्टेड कंपनीज होती है, इनके लिए ही हमारे लिए डीआर और डीआरआई बनता है और इसके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो डीआर और डीआरआई कहां बनाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको इस चैप्टर में, ठीक है, तो इस चैप्टर के डिटेल कोई भी वर्जन में आप उससे पूछ सकते हैं।